हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की। जो हमारा टॉपिक था वो था चालकता, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। अब देखिए, हमने अर्धचालक के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप के थे, धातु और अधातु से बनने वाले और लवण से बनने वाले। उसके बाद हमने धातु और अधातु के पढ़ा था, उसके अंदर भी 2 टाइप्स के थे। उन 2 टाइप्स में हमने देखा था कि एक होता है बाह्य अर्धचालक और दूसरा होता है नेज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक और नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक में हमने पढ़ा कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक की। बाह्य अर्धचालक या हम बोल सकते हैं इसको आउटर सेमीकंडक्टर। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या जो भी हम मैटर पढ़ रहे हैं उन सभी का नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स की ओर देखते हैं। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 टाइप्स का होता है। ये हम बात करें कि बाह्य अर्धचालक में जो सिलिकॉन और गैलियम है, सिलिकॉन और गैलियम है, इसमें क्या करती जाए, अनप्योरिटी मिला दी जाए। अनप्योरिटी मिला दी जाए या अशुद्धि मिला दी जाए, तो उससे क्या होगी, इसकी चालकता का मान बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम बात करें कि सिलिकॉन के जो अर्धचालक हैं उनमें अनप्योरिटी मिला दी जाए या अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसमें क्या होगा, उसके चालकता के मान में वृद्धि होगी। और इस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे, डोपिंग, अवमिश्रण या डोपिंग कहेंगे। आगे मैं बात करूं कि जो बाह्य अर्धचालक है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। अब इस अर्धचालक में हमने देखा है कि क्या होगी, अशुद्धि मिलाएंगे। तो हम बात करेंगे एन टाइप की। तो एन टाइप में कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, 5th ए वर्ग की। 5th ए वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। 5th ए वर्ग में हम बात करें कि अशुद्धि के रूप में एस लेंगे। पी टाइप का जो अर्ध सेमीकंडक्टर है उसके अंदर 3rd ए वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। इसके रूप में हम लेंगे एल्यूमिनियम। ठीक है, जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में हम क्या कर देंगे, एक जगह और ये एस को डाल देंगे। जैसे ही एस की अशुद्धि डाली जाएगी, इसकी चालकता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, अनप्योरिटी डाल दी। ठीक है, जो पी टाइप है उसमें 3rd ए वर्ग की डालेंगे और उसमें किसको लेंगे, एल्यूमिनियम को। आगे हम बात करें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सबसे पहले एन टाइप के अर्धचालक की। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनता है, हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाएं तो जैसे हमने ये क्या बन गया, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बन गया। सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में अगर हमें 5th ए वर्ग की अशुद्धि मिलाए, एस मान लो मैंने यहां मिला दिया, एस को डाल दिया, तो क्या हो गया, एस को डालते ही ये क्या बन गई, एन टाइप का अर्धचालक बन गया। एन टाइप का अर्धचालक ही बन गया। ये एन टाइप का अर्धचालक क्या करता है, ये सिलिकॉन के साथ में सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बनता है, और हम जानते हैं कि सिलिकॉन के जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो एस उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, तब तो ये तो क्या बना लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का क्या बनाएंगे ऑक्टेट रूल, या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेंगे। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक्स्ट्रा रहता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। हम बोल सकते हैं कि इसका 5वां इलेक्ट्रॉन क्या है मुक्त है, फ्री रहता है। ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इन अंतराकाशीय स्थानों में पड़ा रहता है, इन अंतराकाशीय स्थानों में पड़ा रहता है। अगर हम बैंड की बात करें तो ये क्या है, बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अधिकता है, तो हम जानते हैं जैसे ये बैंड हमारा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिव बैंड, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड। ठीक है, ये क्या है इनकी बीच का ऊर्जा अंतराल। अब देखिए चालन बैंड के जस्ट नीचे और वैलेंसी बैंड के ऊपर जो एक बैंड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं डोनर बैंड, ये हम बोल सकते हैं इसको दाता बॉन्ड, दाता बैंड। दाता बैंड है तो यहाँ पे क्या करता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है। या हम बात करें कि जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ थे, ये क्या कर रहे हैं सिलिकॉन के अशुद्धि मिलाने पे ये क्या कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था वो है डोनर बैंड में। अब यहां से वैलेंसी कंप्लीट है तो किसकी बात व्यवहार करेगा, ये एज ए नॉन कंडक्टर की तरह काम करेगा, एज ए नॉन कंडक्टर की तरह काम करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है क्योंकि यहां से ये मूव नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव बैंड में नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेगा एज ए नॉन कंडक्टर की तरह। जैसे ही हम इसको हीट देंगे, जैसे ही इसको हीट देंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे चालन बैंड में चले जाएंगे, प्लस जो डोनर बैंड का इलेक्ट्रॉन है, या हम बोल सकते हैं कि एस का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर जाएगा हीट लेके ऊपर चला जाएगा। जैसे ही यह वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे जो हमारा मैटर है वो क्या बन जाएगा सेमीकंडक्टर बन जाएगा। हम बोल सकते हैं इसको ये हमारा क्या बन गया सेमीकंडक्टर बन गया। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए हमें क्या देना पड़ा है हीट देनी पड़ी है, टेम्परेचर देना पड़ा है। और जैसे ये टेम्परेचर लेंगे क्या कर जाएंगे मूव कर जाएंगे। और हम बात कर सकते हैं कि यहाँ जो या हम बोल सकते हैं कि एन टाइप का जो अर्धचालक है जिसमें डोनर बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा होती है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये केवल चालन बैंड से इतनी ही दूरी पे प्रेजेंट है, ताकि जिसे क्या होता है हल्के से टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाता है मूव कर जाता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो अंतराकाशीय स्थानों में रखा हुआ था। आगे हम बात करें या हम इसको बोल सकते हैं कि अनप्योरिटी बॉन्ड, अशुद्धि बैंड या अनप्योरिटी बैंड। इसको हम डोनर बैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको हम अनप्योरिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि क्या है एक अशुद्धि बैंड है। क्योंकि ये अशुद्धि बैंड कहाँ से आए हैं एन टाइप के अर्धचालक में जब हमने 5th एवरेक की अशुद्धि मिलाई है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। बाह्य अर्धचालक में हम 2 टाइप्स के हैं जो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक। यहाँ हमने एन टाइप के अर्धचालक के बारे में बात की है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब 5th एवरेक की अनप्योरिटी डाल दी जाती है तो वो क्या बन जाता है एन टाइप का अर्धचालक बन जाता है। जैसे हमने सेमीकंडक्टर के अंदर देखा है सिलिकॉन का हमने क्या बनाया सेमीकंडक्टर बनाया। सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में जब मैंने एस को डाल दिया तो ये क्या बन गया अनप्योरिटी डाल दी। आगे हम बात करें सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि सिलिकॉन के पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 होता है अष्टक के नियम को फॉलो करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अब ये क्या कर सकता है क्या तो सिलिकॉन क्या कर सकता है या तो 4 अदर सिलिकॉन परमाणु से बॉन्ड बनाए तब जाके ये 18 रूल को फॉलो करेगा, हम बोल सकते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करे। तो यहाँ देखिए हर एक सिलिकॉन क्या करता है 4 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ता है, इसका मतलब ये क्या करेगा 18 रूल को फॉलो करेगा। तो ये भी क्या है एक ऑक्टेट रूल का नियम है। तो यहाँ से जैसे एस को डालेंगे तो एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन।
ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे, सहसंयोजक बॉन्ड में काम में ले लेंगे। प्लस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन अंतराकाशीय स्थानों में रहेगा। अंतराकाशीय स्थानों में रहेगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये डोनर बैंड में रहेगा। डोनर बैंड हमारा ये रहा। डोनर बैंड का इलेक्ट्रॉन डोनर बैंड में रहेगा, वैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट रूल का फॉलो हो रहा है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। जैसे ही हम इसको, या हम बात करें एन टाइप के अर्धचालक को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर लेकर यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, चालन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से चालन बैंड में जा रहे हैं तब तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, या हम बोल सकते हैं ये क्या है कि सेमीकंडक्टर का काम करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से वैलेंस बैंड में जाना चालन बैंड में जाना बंद कर देंगे, वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जाना बंद कर देंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मूव होना रुक जाएगी। हम बोल सकते हैं पदार्थ हमारा फिर से क्या बन जाएगा, नॉन कंडक्टर बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं पी टाइप के अर्धचालक की। पी टाइप का अर्धचालक है, वो भी, उसमें भी क्या होती है, अनप्योरिटी डाली जाती है। अनप्योरिटी का मतलब जिसमें किसी न किसी प्रकार की क्या हो, अशुद्धि हो। लेकिन हमें फिक्स दे रखा है इसमें कौन से वर्ग की अशुद्धि डालेंगे, थर्ड ए वर्ग की। थर्ड ए वर्ग की अशुद्धि डालेंगे तो वो भी क्या कर देगा, पी टाइप के अर्धचालक का निर्माण करेगा। ये हम बात करें कि सिलिकॉन के अंदर, या सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर थर्ड ए वर्ग की अशुद्धि डालें तो वो क्या बन जाता है, पी टाइप का अर्धचालक बन जाता है। ये पी टाइप का अर्धचालक। अनप्योरिटी डालिए तो थर्ड ए वर्ग की, किसके रूप में डालेंगे अनप्योरिटी, एल्यूमिनियम में। ठीक है, एल्यूमिनियम की अशुद्धि डालेंगे। अब देखिए पी टाइप के अर्धचालक में ही हम बात करें, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के अंदर जब एल्यूमिनियम को मिला दिया जाए, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में एल्यूमिनियम को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सिलिकॉन का अशुद्धि सेमीकंडक्टर बन जाएगा, सिलिकॉन का अनप्योरिटी सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसके लिए हम बात करें कि सिलिकॉन का पहले क्या बनाते हैं, एक अर्धचालक बनाते हैं। यहाँ देखिए सिलिकॉन के अर्धचालक में हम बात करें तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड की भी कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। क्या हो जाएगा, होल रह जाएगा, या एक रिक्ति रह जाएगी। हम बात करें कि पी टाइप के अर्धचालक में क्या रहती है, एक होल रहता है, एक होल रहता है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं हुआ, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं हुआ तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक होल देगा, होल देगा। तो यहाँ इस होल की, या हम बात करें कि इस एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करवाऊँ, इस जो सेमीकंडक्टर है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इस एल्यूमिनियम को दूँ तो अपने पीछे ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, होल छोड़ेगा। अब हम बात करें कि पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर एल्यूमिनियम आगे आगे जाता जाए, क्या बात करें कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर जाता जाएगा अपने पीछे क्या छोड़ेगा, होल छोड़ेगा। ये हम बोल सकते हैं ये क्रम क्रमानुगत क्रम में चलता रहेगा कि आगे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पीछे क्या छोड़ रहा है, होल छोड़ रहा है। ये होल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के काम करती है, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, होल होंगे तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। या हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा चलती रहेगी, विद्युत धारा चलती
रहेगी। अब आगे हम बात करें बैंड्स। देखिए कंडक्टिव बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, यहां ये क्या देगा, होल देगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये होल हो गया, ठीक है। यहां से ये होल है, जब क्या है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहीं रहेंगे। जैसे ही इसको नॉर्मल से हाई टेम्परेचर में चेंज करें, तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये होल भी क्या कर जाएगा, मूव करके यहां चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो इस होल को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, अपने पीछे होल छोड़ दिया, तो ये होल भी क्या करता जाएगा, यहाँ पे आगे चलता जाएगा। ये हम बात करें वैलेंस बॉन्ड है, ये हमारा कंडक्टिव बैंड है। कंडक्टिव बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएंगे, कंडक्टिव बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएंगे। इसका मतलब दोबारा वापस आ रहे हैं, तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और स्टेबल होने के लिए जितनी एनर्जी से चाहते हैं उतनी एनर्जी को क्या करेंगे, वापस से रिलीज कर देंगे। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो ये स्टार्टिंग में गए थे, उस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके गए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके गए, जाके कहाँ पहुंच गए, चालन बैंड में चले गए, कंडक्टिव बैंड में चले गए। जैसे ही इनको कुछ टाइम के बाद ये फिर से क्या होंगे, स्टेबल होंगे। स्टेबल होने के लिए चालन बैंड से कहाँ जाएंगे, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज कर देंगे, वापस निकाल देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो मैटर है वापस स्टेबल होते, जो भी हम पदार्थ लिया वो कैसा हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, और टेम्परेचर देते ही ये क्या करता है, सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। और आगे हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी क्या कर जाता है, वैलेंस बैंड से चालन बैंड में मूव कर जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा होती क्या है, किसी भी क्रिस्टल की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगी, जालक ऊर्जा होगी। आगे हम बात करें, जैसे हमने क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल हमने लिया है NaCl का। NaCl क्या है, एक ठोस है, हम बोल सकते हैं ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। क्रिस्टल है तो क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड पार्टिकल है। इस सॉलिड पार्टिकल को या NaCl के क्रिस्टल को जब हम आयनों में तोड़ते हैं, Na++Cl-, या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल NaCl को जब उसके आयनों में तोड़ा जाता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहलाएगी। यह हम बात करें गैसीय मॉलिक्यूल से, कौन से मॉलिक्यूल से, गैसियस मॉलिक्यूल से, या हम बात करें कि 2 गैसियस मॉलिक्यूल से जब एक सॉलिड ठोस का निर्माण होता है या सॉलिड पार्टिकल का निर्माण होता है, उस टाइम जो एनर्जी लगती है या जो इस एनर्जी को हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। देखिए फिर से देखिए, गैसीय परमाणु से, या हम बात करें गैसीय आयनों से, क्योंकि हम यहाँ पे आयनों की बात कर रहे हैं। NaCl क्या है, क्रिस्टल है, और Na+ और Cl- क्या है, आयन है। देखिए इसी में हम बात कर लेते हैं। जब NaCl, या हम बात करें एक सॉलिड पार्टिकल को जब उसको आयनों में तोड़ा जाता है, एक सॉलिड पार्टिकल को जब उसके आयनों में तोड़ा जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी,
जालक ऊर्जा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बात करें कि जब दो गैसीय आयनों को सॉलिड में चेंज किया जाता है या एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया जाता है, दो गैसीय आयनों से एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया जाता है, तो उस टाइम जो एनर्जी काम में ली जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें 1 मोल NaCl से 1 मोल NaCl से Na प्लस Cl माइनस, 1 मोल NaCl से जब Na प्लस और Cl माइनस का निर्माण होता है, हम बात करें कि आयनों का निर्माण होता है, उस टाइम जो एनर्जी मिलेगी वो भी क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें हम सिंपल नॉर्मल बात करें कि 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल को जब उसके आयनों में तोड़ा जाता है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। या हम इसको इंग्लिश में बोले तो ये क्या है, एक लेटिस एनर्जी भी बात करें, लेटिस एनर्जी बोलते हैं इसको। अब देखिए इसकी एक सिंपल डेफिनेशन m + n xn। ठीक है, इसकी रिएक्शन तो ये क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, 2 मोल गैस थी, 2 मोल गैस से क्या बना, एक सॉलिड आयन बना। या हम बात करें कि एक सॉलिड आयन से 2 मोल गैस बनी, इनमें जो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। ये तो हमारी होगी जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि लेटिस एनर्जी को कौन से फैक्टर इफेक्टिव करते हैं, या इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी। इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी में हम बात करें, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी, या हम बात करें जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें, सबसे पहले हम बात करें आयनों की त्रिज्या, या फर्स्ट होगा हमारा आयनों की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। तो इसमें हम बात करें कि 2 आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मध्य बॉन्ड जो लेंथ है, ये हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मध्य बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो अट्रैक्शन पावर क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। या हम बात करें कि आयनों की त्रिज्या, या हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव के बंद दूरी ज़्यादा है, कम है, तो उनके मध्य आकर्षण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब हम बात करें आयनों के मध्य 2 आयन हैं, अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी, हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट नाभिक है, सेकंड नाभिक है, उनके मध्य की जो नाभिक की दूरी है वो तो कैसी होगी, ज़्यादा। अंतरनाभिकीय दूरी ज़्यादा है तो जालक ऊर्जा का मान कम होगा, जालक ऊर्जा कम होगी। जबकि बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा, और अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है तो जो लेटिस एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, दोबारा देखिए आयनों की त्रिज्या में हम बात करें, आयन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा तो जालक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे हम बात करें आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। इसका जो सेकंड पॉइंट है फैक्टर इफेक्टिव में, सेकंड पॉइंट होगा
आयनिक क्रिस्टल का, आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की संरचना। देखिए आयनिक क्रिस्टल की संरचना की हम बात करें तो अगर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान लगभग समान है, यहाँ बात करते हैं समान है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जो रेडियस है अगर वो समान है, इक्वल है, तब तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा। दोबारा देखिए, धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो क्या है, इक्वल है, तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की जो त्रिज्या है वो क्या है, अलग अलग है या डिफरेंट है। पॉजिटिव पॉजिटिव की एनर्जी त्रिज्या अलग है, नेगेटिव नेगेटिव की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, तो जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। दोबारा देखिए, आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की हम बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल, पॉजिटिव और नेगेटिव धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान समान है, तब तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान अलग अलग है तब क्या होगी, जालक ऊर्जा का मान कम होगा। यह हम बात बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो इन त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग होगी। नेगेटिव नेगेटिव है तो वो दोनों भी क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे और उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और जब त्रिज्या का मान अलग अलग है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल्स की, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड, इस इन सब में जो लिथियम है उसकी रेडियस तो क्या है, इक्वल है। लिथियम की रेडियस तो क्या है, इक्वल है। लेकिन जो ऋणायन है, क्योंकि लिथियम क्या है, धनायन है, लेकिन जो ऋणायन है हम बोल सकते हैं कि हेलोजन जो हमने लिया है उन सब की रेडियस क्या है, अलग अलग है। इनकी रेडियस अलग अलग होगी तो इसकी जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आयनिक आवेश की, तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा आयनिक आवेश। आयनिक आवेश, ये हम बात करें कि आयनों पे जो आवेश पाया जाएगा। देखिए आयनिक आवेश की बात करें तो जालक ऊर्जा का मान आयनिक आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आयनिक आवेश जालक ऊर्जा के क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे, जालक ऊर्जा समानुपाती आयनिक आवेश। जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, आयनिक आवेश का मान भी बढ़ेगा। ये हम बोल सकते हैं जैसे जैसे आयनिक आवेश का मान बढ़ता जाएगा जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करें आयन, या हम बात करें आयनिक, तो आयनों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर रहे हैं तो आयनों में जब इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा तो उनके अंदर क्या होगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी। आयनों में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है तो उसमें कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हम सोडियम से लेके कैल्शियम की ओर जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा तो यहाँ पे जो कक्षक होंगे sp,d,f, उनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इनके मध्य जो तो इनके मध्य जो जालक ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए सोडियम से कैल्शियम की ओर जाए तो यहाँ हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 11 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 12 है। यहाँ केवल पी और एस कक्षक काम में आते हैं, जबकि इसमें क्या आ जाएंगे, डी कक्षक काम में आने लग जाएंगे। जब डी कक्षक काम में आने लग जाएंगे तो यहाँ कोषों का जो कोष की संख्या है या नंबर ऑफ कोष है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं। आगे भी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ जो जालक ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं, हमें अभी पढ़ा है धनायन और ऋणायन कि धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, रिपल्सन का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी, अट्रैक्शन पावर कम होगी तो चालक ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नया जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।